नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उस पर्वत चोटी का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना के कहर के बीच राहत भरी खबर, मामलों में देखी जा रही है गिरावट। जानिए आज के ताजा आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी का संकट बरकरार है। हालांकि रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो देश में 3,29,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं पर बीते दिनों की तुलना में ये लगभग 37,000 कम है। आपको बता दें कि 3,29,379 मरीजों के साथ भारत में अब तक कोरोना के कुल मामले 2,29,91,927 हो चुके हैं। वहीं पर कोरोना के नए मामलों में गिरावट के अलावा एक्टिव केस में भी राहत देने वाली है। वहीं पर कोरोना के नए मामलों में गिरावट के अलावा एक्टिव केस में कमी भी राहत देने वाली है। देश में बीते 24 घंटों में 3,55,745 मरीज ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, अब मनचाही वैक्सीन लगाने का मिलेगा आपको विकल्प। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब आपको कोविन पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने से पूर्व यह भी देखा जा सकेगा कि किस टीकाकरण केंद्र पर कौन सा टीका लगाया जा रहा है। साथ ही उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्र खोजने की सुविधा भी प्रदान की गई है, क्योंकि सभी केंद्रों में सभी उम्र के लोगों को टीका नहीं लगता है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण से पूर्व पंजीकरण की सलाह दी जाती है, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा होंगे प्रमोट, जाने यूजीसी की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है उससे ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली परीक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, सेविंग अकाउंट को घर बैठे दूसरी ब्रांच में करा सकते हैं ट्रांसफर, जानिए पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के हर दिन बढ़ते मामलों के बीच एक और अहम काम के लिए ब्रांच जाने की जरूरत खत्म कर दी है। दरअसल एसबीआई ने ग्राहकों को अपनी बचत खाता एक ब्रांच से दूसरी शाखा में ऑनलाइन ट्रांसफर कराने की सुविधा दी है। आसान शब्दों में समझे तो अब आपको अपना सेविंग अकाउंट ट्रांसफर करवाने के लिए बैंक की किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप योनो एसबीआई, योनो लाइट और बैंक की वेबसाइट के जरिए घर बैठे किसी भी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में ऑक्सीजन संकट के लिए केंद्र सरकार नहीं है जिम्मेदार, राज्य सरकारों को ठहराना चाहिए जिम्मेदार, बड़ा बयान आया सामने। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहद जरूरी हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारें ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन मुंबई बीएमसी चीफ इकबाल सिंह चहल ने कहा कि ऑक्सीजन संकट के लिए केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकारें जिम्मेदार है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में चहल ने कहा कि केंद्र सरकार को देश में ऑक्सीजन संकट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आवंटन के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी सरकारें यहां पर दोषी है, राज्य या केंद्र? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के शहरों में आज मौसम खुशनुमा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है।
वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार में निचले स्तर पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, विदर्भ के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं पर स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, तटीय ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 2 करोड़ से अधिक गरीबों को दिया 1 लाख टन से ज्यादा अनाज। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार लोगों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है। महामारी और लॉकडाउन के बीच सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10 दिनों के अंदर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनाज उपलब्ध करवाया गया है। योजना के शुरुआती 10 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 लाख टन से अधिक अनाज वितरित किया जा चुका है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत महामारी के बीच गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कहर के बीच सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि जारी, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण काल के बीच अब सराफा बाजार में गर्मी देखने को मिली है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं पर चांदी 70,715 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गोल्ड के हाजिर भाव में तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में भी बड़ा परिवर्तन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन तेजी जरूर आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने के भाव में 179 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं दिल्ली में 99.99 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब बढ़कर 47,452 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को चांदी के दाम 826 रुपए उछलकर 71,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर बरकरार रहे। वहीं पर चांदी का भाव 71,541 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बीसीसीआई को एक और बड़ा झटका, अब आईपीएल के बाकी बचे मैच नहीं खेल पाएंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के संक्रमित होने की वजह से बीसीसीआई ने लीग को बीच में ही स्थगित करने का फैसला लिया था। आईपीएल 2021 को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया था। टूर्नामेंट स्थगित होने के बाद अधिकतर खिलाड़ी अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही है कि यदि आईपीएल के सीजन में बाकी बचे मैचों का आयोजन बाद में किया जाता है तो इंग्लैंड के खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट निदेशक एशले गिल्स ने ब्रिटिश मीडिया में यह जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सावधान, टीकाकरण के पंजीकरण के लिए आ रहे हैं फर्जी संदेशों से यूजर्स के फोन में सैन। जी हां दोस्तों, कोरोना का टीका जरूर लगे, मगर इसके लिए पंजीकरण सरकारी पोर्टल कोविन पर ही करें। टीकाकरण के लिए फर्जी संदेशों पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल न करें। दरअसल इस समय फर्जी कोविड-19 टीकाकरण पंजीकरण एसएमएस भेजकर उपयोगकर्ताओं के एंड्रॉइड फोन में सैन लगाई जा रही है और यूजर्स के डाटा तक पहुंच बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नेपाल में राजनीतिक संकट, पीएम ओली का बड़ा झटका, संसद में नहीं जीत पाए विश्वास मत। जी हां दोस्तों, नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के केपी शर्मा ओली संसद में विश्वास मत हार गए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की निर्देश पर संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के आहूत विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ओली की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 93 मत मिले, जबकि 124 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया। नेपाल में राजनीतिक संकट पिछले साल 20 सितंबर को तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री ओली की अनुशंसा पर संसद को भंग कर 30 अप्रैल और 10 मई को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।